हेलो गाइस, ये हमारे बुक कोड 509 की यूनिट 1 का पार्ट 3 है और इसमें हम सोशल साइंस मैनी फेसेस से गुजरकर बहुत सारे दौर बहुत सारे काल से गुजरकर किस तरह से अपने वर्तमान स्वरूप में आया। जो सोशल साइंस है उसके क्या स्कोप है, क्या कंपोनेंट है और सोशल साइंस का जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, इंटीग्रेटेड नेचर है, वो किस तरह से वर्क करता है। इन सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल साइंस इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो कब से कब तक माना जाता है, कब से कब तक वो स्टार्ट हुआ। तो जब से मानव की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर 17th सेंचुरी तक हम उसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड मानते हैं। और 18th और 19th सेंचुरी के बाद का जो वर्ल्ड है उसको मॉडर्न वर्ल्ड कहा गया है। तो मॉडर्न वर्ल्ड 18th या फिर 19th सेंचुरी से माना जाता है, और जबकि प्री मॉडर्न वर्ल्ड जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर 17th सेंचुरी तक प्री मॉडर्न वर्ल्ड बोला जाता है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड ने बहुत सारे फेजेस को एक्सपीरियंस किया, जैसे कि गैदरिंग एज, नोमैडिक एज, स्टोन एज, आयरन एज, या फिर जो रिवर वैली थी, या फिर जो मिडाइवल एज है। ठीक है, 18th सेंचुरी तक 18th सेंचुरी तक आते आते ह्यूमन को ये पता लग गया कि फैमिली सोसाइटी कितनी ज़रूरी है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, सोसाइटी को, सोशल सिस्टम को समझना उसके लिए कितना ज़रूरी है। या फिर बिना फैमिली के वो सर्वाइव नहीं कर सकता, बिना गैदरिंग के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको एक फैमिली की, उसको एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इतना लोगों को समझ आ गया। लेकिन उस टाइम पर दोज डेज जो सोशल साइंस की लर्निंग थी वो अनऑर्गेनाइज्ड थी, इनफॉर्मल थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमें ये मालूम पड़ता गया कि जो सोशल डिमांड्स हैं वो हमारे सामने चैलेंज लेकर खड़ी हैं, और उनके निपटारे के लिए हमें सोशल साइंस को एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना अनिवार्य है हमारे लिए। अब सोशल साइंस का जो डेवलपमेंट है उसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जो ये महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने वर्क से, अपने मेमोरेबल वर्क से सोशल साइंस के फील्ड में परिवर्तन लेकर आए। जैसे प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि रिपब्लिक किसकी बुक है, तो प्लेटो की है। पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की है, अरस्तु भी कहते हैं हिंदी में इसको। अरस्तु की पॉलिटिक्स है, प्लेटो की रिपब्लिक है। और यहाँ पर एक आइडल या फिर एक लर्निंग सोशल साइंस की हम देखते हैं कि जो यूनान है, जो ग्रीक है, उसमें एक नागरिक शपथ होती थी। कब होती थी ये, कि जब हम अपनी मेच्योरिटी को अटेन कर लें और जब हम नागरिक बनने के लिए तैयार हों, तब वो लोग एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते थे फॉर्मल तरीके से और लोगों को एक शपथ दिलाते थे। उस शपथ में क्या होता था कि अपने देश के लिए ऑनर, अपने देश के लिए जो एक देशभक्ति की भावना है वो शो होती थी। जैसे वो लोग बोलते थे कि हम जो अपनी धरती है उसको डिसग्रेस नहीं होने देंगे, और जो हमारी मातृभूमि है उसके लिए हम, चाहे हम एक हों चाहे हम बहुत सारे हों, हम लड़ेंगे। तो इस तरह से जो एक भावना निकल कर आ रही है, तो इससे सोशल साइंस की जो आइडिया है उसको एक महत्वपूर्ण बल मिला। ठीक है, वो लोग इस तरह से मतलब प्रे करते थे कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, जो हमारी सिटी है या फिर जो हमारा देश है हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे, हम जो उसका लो है हमारी सिटी का उसकी रक्षा करेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक, सोशल साइंस इन मॉडर्न एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, की समकालिक और जो हमारा आधुनिक वर्ल्ड है उसमें सोशल साइंस का क्या रोल है। तो सबसे पहले जो टाइम है, समय के साथ और जो हमारी सोसाइटी का नेचर जिस तरह से बदला, तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि सोशल साइंस को फॉर्मली और सिस्टमेटिकली स्टडी की जाए। इसके बाद जैसे मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। डे बाय डे हमारे सामने चुनौती आने लग गई कि अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हो गया कि सोशल साइंस को हायर एजुकेशन लेवल तक यूनिवर्सिटी करिकुलम में भी स्थान दिया जाना चाहिए। और हम सभी को ये पता है कि 18th सेंचुरी में हमने सोशल साइंसेस को हमने हायर एजुकेशन में स्थान दे दिया। वहीं 20th सेंचुरी में सोशल स्टडीज़ को हमने स्कूल करिकुलम में स्थान दिया। वहीं जैसे वर्ल्ड वॉर हुए तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई, लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनओ, ताकि वो लोगों को एक सोशल लाइफ जीने में, हेल्दी सोशल लाइफ जीने में मदद करें। अब यहाँ पर
यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में जिसकी स्थापना हुई, उसका आर्टिकल नंबर 1 है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अपनाया है, अडॉप्ट किया है। देखो, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल नंबर 1 जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अपनाया, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जितने भी ह्यूमन बींग है वो सब फ्री हैं, स्वतंत्र बोर्न हुए हैं और उनको जीने का, सम्मान का इक्वल राइट है। उनके अंदर रीज़न करने की शक्ति है, उनके अंदर तर्क है, उनके अंदर कंसाइंस है, वो खुद अपने विवेक से क्या कर सकते हैं, निर्णयों को ले सकते हैं और मतलब स्वतंत्र हैं, एक ब्रदरहुड से स्पिरिट से भरी लाइफ जीने के लिए, कि भाईचारे से भरी लाइफ जीने के लिए वो स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट हमारे सामने कमीशन देखने को मिलता है जिसकी स्थापना हुई 1996 में, जिसका नाम है डेलोरेस कमीशन। डेलोरेस कमीशन ध्यान रखेंगे कब स्थापना हुई, 1996 में। क्या कहा इसने? बल दिया, किस चीज़ पर इसने बल दिया? एक साथ रहने पर, लर्निंग टू लिव टुगेदर। जो इसका जोर था वो किस पर था? कि हम एक साथ रहें। तो एक कमीशन, प्रॉपर कमीशन आया इस चीज़ पर कि उसने बल दिया हो एक साथ रहने के लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई कि मतलब लोग समझ पा रहे हैं कि एक साथ रहना, शांतिपूर्वक पीसफुली रहना कितना ज़रूरी है, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक जो वैल्यूज़ हैं उनका डेवलप होना कितना ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक मॉडल पर उनकी स्थापना होने लगी, ये प्रैक्टिसेस लोग करने लग गए, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। इंडिया में सोशल साइंस किस तरह के प्रोग्रेस पाथ से गुजरा? तो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो प्राचीन काल से ही मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, सोशल वैल्यूज़, ये सब हमारी इंडियन फिलोसफी का भाग रहे हैं। जो हमारे वेदास, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, जो प्री हिस्टोरिक या फिर जो हमारा अर्ली हिस्टोरिक इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, वो सोशल वैल्यूज़ को क्या करती हैं? बियर करती हैं। जैसे अर्थशास्त्र हो गया, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र एक बुक है वो हो गया। तो कुछ ऐसे इंडियन कंपोजिशंस हैं जिसमें सोशल साइंस की झलक हमें देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, जैन टेक्स्ट हो गया, इस्लामिक टेक्स्ट, कि ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को, हमारी हेरिटेज को क्या कर रही हैं? कंसीडर कर रही हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, एंशियंट टाइम से मिडाइवल टाइम हो, एंशियंट टाइम हो, हमारी इंडिया में कहीं ना कहीं सोशल साइंस जैसा कुछ सब्जेक्ट इनफॉर्मली तरीके से तो विद्यमान था। फॉर्मली तरीके से बेशक नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनफॉर्मली तरीके से वो विद्यमान है। हम उसे अनसिस्टमेटिक वे में कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे इनके थ्रू, कुछ पुस्तकें हैं इनके थ्रू। अब नेक्स्ट, कब से इस पर चर्चा होने लग गई कि सोशल साइंस को फॉर्मल तरीके से स्कूल सिस्टम में लाना चाहिए? तो जब गांधी जी का बेसिक एजुकेशन आई, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, 1937 से ये बात होने लग गई कि स्कूल लेवल पे भी इसको लेकर आना चाहिए। अब कुछ एक कमीशंस आई, इन्होंने क्या बोला, इनकी डेफिनेशंस अगर डायरेक्ट आ जाएगी किस कमीशन ने कहा, थोड़ा थोड़ा हमें इन कमीशंस के जो वर्ड्स हैं उनकी वर्डिंग को भी ध्यान रखना है। लगभग एक ही बात सबने की है, लेकिन कुछ कुछ इनके की पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, उसने बोला कि सोशल साइंस जो टर्म है ना, वो हमारे लिए नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोशल स्टडीज़ जो टर्म एज अ टर्म हमारे लिए नया है, मतलब सिर्फ एज अ टर्म हमारे लिए नया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसे पढ़ नहीं रहे हों या हमारे सामने बिल्कुल एक नया सा कुछ कंसेप्ट आ गया, ऐसा नहीं है। एज अ टर्म हम बात करें तो ये नया हो सकता है कि सोशल स्टडीज़ टर्म हमारे सामने पहली बार निकल कर आई हो, ठीक है। लेकिन हम इसको पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से। ये जो सोशल साइंस एसोसिएटेड है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स के साथ, ठीक। और इसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम उनकी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें कैसे रहना है, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, स्टेट, नेशन, इन सबको समझते हैं बच्चे, मतलब वही बेसिक सी बात इन्होंने कही है। अब नेक्स्ट एजुकेशन कमीशन आया 1964 से, इसको हम कोठारी कमीशन, पहला एजुकेशन कमीशन था कोठारी कमीशन, और जिसमें ये कहा गया कि जो सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने का जो एम है वो ये है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज एक्वायर कर सके, ह्यूमन रिलेशनशिप को समझ सके, एटीट्यूड वैल्यूज़ का उसके अंदर विकास हो, ताकि वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट भी कर सके, ठीक है। चाहे वो नेशन की बात हो रही हो, चाहे वो स्टेट की बात हो रही हो,
तो ये कहा हमारे एजुकेशन कमीशन 1964 ने। अब जो 10 ईयर का करिकुलम आया 1975 में जो पब्लिश किया एनसीईआरटी ने, वो इसमें कहा गया कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें दो चीज़ें इंक्लूड है, क्या, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट और एक सोशल एनवायरनमेंट। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन 1988 में आई है। और इसमें कहा गया कि जो सोशल साइंस है वो एक सिंगल ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे NPE 1986 की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उन सबको एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्लीट कर सकता है। सिंगुलर करिकुलर एरिया विच कैन प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल कोर कंपोनेंट्स इन विसेजेस बाय NPE 1986। यानी 1986 से जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं उन सबको एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा फुलफिल कर सकता है। तो क्या क्या कोर कंपोनेंट्स है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 1986 की जो NPE थी उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो कि हमें फ्रीडम मूवमेंट जो हमारी है उनके बारे में पता हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें पता हो। वैल्यूज़, इंडियन कॉमन कल्चर की जो वैल्यूज़ है वो हमारे अंदर हो, हमारे अंदर एक इगैलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी या फिर सेकुलरिज्म जैसे जो ये वैल्यूज़ हैं, समतावादी या फिर लोकतांत्रिक और जो धर्मनिरपेक्षता है, इन ये वैल्यूज़ हमारे अंदर हों। जो लिंग समानता हो, प्रोटेक्शन करें हम एनवायरनमेंट का। स्मॉल फैमिली नो, यानी छोटे परिवार की नीति पर हम काम करें कि परिवार बड़े बड़े फैमिलीज, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार ना हो। इसका मतलब ये है कि जो फैमिली प्लानिंग है उसमें हम छोटे परिवारों को प्रोत्साहन दें। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जब आया तो इसने सोशल साइंस के बारे में जो बात की, तो इसने कहा कि एक पीसफुल सोसाइटी का अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो सोशल साइंस बहुत ज़रूरी है। सोशल साइंस को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सोशल साइंस एक डाइवर कंसर्न को, सोसाइटी के डाइवर्स कंसर्न्स को अपने अंदर समाहित करती है, अपने अंदर इनकलकेट करती है, ठीक है, समाविष्ट करती है अपने अंदर। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जो ह्यूमैनिटी से, जो ह्यूमन रिलेशनशिप से क्या है, डायरेक्ट रिलेट करते हैं, ठीक। तो इस तरह की बात कही है NCF 2005 ने। अब आता है हमारा करंट स्टेटस ऑफ सोसाइटी। हम सभी को ये पता है कि आज हम जिस एरा में जी रहे हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं, उसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं। ये सोसाइटी, हमारी जो एंशिएंट सोसाइटी थी उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि वैल्यूज़ तक में चेंज आ गए हैं। तो आज की जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी है, या फिर हमारे सामने क्या चैलेंजेस। सबसे पहला कि जो हमारी आज की सोसाइटी है वो फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी है, उसको बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। किसकी सहायता से, साइंस और टेक्नोलॉजी की सहायता से। आज की जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स है, डिफरेंट धर्म के लोग, और मतलब हिट्रोजीनस है कि विषम चीज़ें देखने को मिलते हैं। धर्म के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन या फिर लोगों की मोबिलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग एक देश से दूसरे देश में गमन कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो इससे जो हमारी वैल्यूज़ है उनमें भी चेंज देखने को मिल रहा है। आज न्यू सोशल ऑर्डर आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया है, एक प्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, अचानक से कुछ भी चीज़ नहीं हो जा रही है। एक जो हमारी सोशल वैल्यूज़ है उनमें भी बदलाव आया है। आज के सोशल वैल्यूज़ क्या, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, तो इनमें भी बदलाव आया है। अब सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे दो टर्म आई हैं। पहली जो टर्म है वो है मल्टी कल्चरलिज्म, सेकेंड टर्म है कल्चरल प्लूरलिज्म। तो इन पर मैंने थोड़ा सर्च किया इनके बारे में। तो जो मल्टी कल्चरलिज्म है ना, उसके अंदर बहुत सारे कल्चर एक साथ रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मल्टी कल्चरलिज्म में बहुत सारे कल्चर एक साथ रहते हैं और उसमें से कोई एक कल्चर जो है वो डोमिनेंट नहीं होता, कोई भी कल्चर डोमिनेंट नहीं होता इसमें। लेकिन जो कल्चरल प्लूरलिज्म है उसमें कोई एक कल्चर क्या करेगा, डोमिनेंट होगा।